एनसीईआरटी क्लास 8 इतिहास, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। यह भी स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, इसके पीछे के रीजन की बात करते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन कालों में बांटने की समझ पश्चिम से आई है। दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक समाज की विशेषता क्या है। देखिए, आधुनिक समाज की विशेषता क्या है। तो आधुनिक समाज की विशेषता यह है कि आधुनिक समाज स्वतंत्रता पर बल देता है, समानता पर बल देता है, लोकतंत्र पर बल देता है, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था पर बल नहीं देता है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। देखिए, आधुनिक समाज के विकास के लिए और उसके ग्रोथ के लिए जो होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र होना चाहिए। सामंतवाद ये जो है मध्यकालीन समाज की विशेषता है कि मध्यकालीन जो समाज था उसमें समानती व्यवस्था थी। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था। जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो हिंदुस्तान को नक्शा बनाने के जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो चाहते थे कि हम भारत पर पूरा कब्जा करें। तो कब्जा करने के लिए उन्होंने नक्शा तैयार करने के लिए कहा था। वो नक्शा कौन तैयार किया था। तो नक्शा तैयार किया था जेम्स रेनेले। जेम्स रेनेले ने जो है नक्शा तैयार किया था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। 1946 में जब पुलिस हड़ताल हुआ था उसके पीछे का कारण क्या था। कारण यह था कि कम वेतन दिया जाता था, उन्हें खराब भोजन दिया जाता। ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो इसकी व्याख्या यह है कि जब 1946 में दिल्ली में पुलिस हड़ताल हुआ था तो उस समय 2000 से अधिक जो सैनिक हैं, जो पुलिस है, अपना कम वेतन और पुलिस लाइन से जो बावर्ची के द्वारा जो भोजन भेजा जाता था वो भोजन बहुत घटिया होता था, जिसके खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। ये आंदोलन जो है धीरे धीरे दिल्ली ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था। भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था। 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। पहला, गवर्नर जनरल के शासनकाल। आप जब भी अंग्रेजों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है उसमें प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन के बारे में लिखा गया है और अंग्रेज जो गतिविधि किए थे अधिकारी, उन गतिविधियों और नीतियों का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन उनमें भारतीयों की गतिविधियों का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन को बताना है कौन सा कथन असत्य है। 3 कथन है, तीनों कथन में असत्य कथन का चयन करना। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी थी। जो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का किताब लिखा गया वो जेम्स मिल के द्वारा गया है। इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया था। हाँ बिल्कुल सही है, इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया था। सबसे पहले हिंदू काल, फिर मुसलमान काल माने और उसके बाद फिर अंग्रेजों का काल माने। ये इस तरह धर्म के आधार पर माने हैं।
इन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना था। हाँ, ये भी सही है। जेम्स मिल का मानना था कि अगर भारत को कोई सुधार सकता है तो अंग्रेज हैं, जो कि उनको सुधार कर सकते हैं, उनके विकास कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये तीनों कथन जो है जेम्स मिल से रिलेटेड सही है। पूछ रहा कौन असत्य है, तो कोई असत्य नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का हमें चयन करना है कि कौन सा गलत है कथन है। पहला कथन है कि बंबई में सेना द्वारा जहाज़ों और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की व्यवस्था की गई थी। पहला स्टेटमेंट सही है। बंबई में जो सेना जहाज़ है वहां पर अपने हाथ में नियंत्रण और प्रतिष्ठान ले लिए थे। कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार किए गए थे और कुछ लोगों को गिरफ्तार होने की आशंका थी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विशाखापट्टनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थी। नहीं, विशाखापट्टनम का जो स्थिति है वो पूरी तरह नियंत्रण में था, नियंत्रण से बाहर नहीं था, और वहां पर हिंसा भी नहीं हुई थी। इसे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछ रहा है असत्य कथन कौन है, तो असत्य कथन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशन वीसी। खुशन वीसी क्या है? खुशन वीसी क्या है? तो खुशन वीसी जो जो देखिए, जो प्राचीन काल में जो लेखन का कार्य करते थे उनको खुशन वीसी कहा जाता था। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 2000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में खाना खाने से मना कर दिया था। पहला स्टेटमेंट सही है। हड़ताल कर रहे पुलिस कर्मियों ने खास तौर पर पुलिस लाइंस की रसोई से आने वाले खाने का विरोध किया था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से एक ही पुलिस स्थान तक सीमित रहा और दूसरे स्थानों तक नहीं फैला। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब ये विरोध दिल्ली में शुरू हुआ तो उसके बाद अन्य थानों में भी फैलने लगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 केवल सही है। पूछ रहा है कौन सही है, तो 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो होगा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए। जब कंपनी जो है बंगाल पर दीवानी अधिकार प्राप्त करी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा। पहला स्टेटमेंट सही है। ब्रिटेन से सोना तथा चांदी के आयात के बदले बड़ी मात्रा में बंगालों से वस्तुओं का निर्यात यूरोप में किया गया। नहीं, जब दीवानी उनको प्राप्त हुआ बंगाल का, तब जो कंपनी है वो सोना चांदी का आयात भी नहीं करते थे और बंगाल के राजस्व से ही बंगाल के वस्तुओं को खरीदते थे और यूरोप भेजते थे। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया और खेती चौपट होने लगी। तीसरा स्टेटमेंट सही है। जब ये जो उन्होंने दीवानी प्राप्त की तो यहाँ के कारीगरों का जो उत्पादन है वो गिरने लगा और खेती चौपट हो गई। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अधिकारी ने जो है गिरफ्तार किया था। तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी जो था कैप्टन हेडसन था। कैप्टन हेडसन जो है बहादुर शाह के बेटों को गिरफ्तार किया था और उन्हें जो है मार डाला था। वाणिज्यिक कंपनियों के संदर्भ में हमें बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कथन कौन सा कथन जो है सत्य है। वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। पहला स्टेटमेंट क्या है, तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है। कंपनी चाहती थी कि हम किसी स्पर्धा में न पड़े, हम किसी की लड़ाई झगड़ाई में न पड़े और अपना फायदा कमाते रहें। वे सस्ती चीज़ें खरीदती थी और उनकी ऊंची कीमतों पर बेचती थी
दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 1 और 2 दोनों कथन ही सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच के टकराव का मुख्य कारण था फरमान का दुरुपयोग करना। जब जब बंगाल के नवाबों ने कंपनी को फरमान जारी किया तो कंपनी जो है कंपनी के लिए फरमान का उपयोग करती थी, साथ साथ में अपने स्वयं के लिए भी फरमान का उपयोग करने लगे, जिसका दुरुपयोग होने लगा। उस दुरुपयोग को सिराजुद्दौला से सहन नहीं किया गया और उसने बंगाल के बीच का टकराव का मुख्य कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें सिराजुद्दौला के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नहीं, 1756 में मुर्शिद कुली खां ही नहीं था, अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां अलीवर्दी खां अलीवर्दी खां जो है उस समय अलीवर्दी खां उस समय 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई थी। और इसलिए पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जो है राजस्व को लेकर विवाद था। तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच बिल्कुल जो है वो क्या था कि राजस्व को लेकर विवाद था। दूसरा स्टेटमेंट सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। केवल एक स्टेटमेंट गलत है, अगर पहला गलत निकाल देते हैं सही 2 और 3 हो जाए। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सिराजुद्दौला के हार का प्रमुख कारण क्या थे? सिराजुद्दौला के हार के प्रमुख कारण क्या थे? तो सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा प्रमुख कारण था कि जो उसका सेनापति था मीर जाफर, वो जाके अंग्रेजों से मिल गया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। बिल्कुल, जब प्लासी का युद्ध जीते तो उनका उद्देश्य क्या था कि ये जो है ना, जब कंपनी बंगाल का प्रशासन कब नहीं संभाला, जब 1765 का जब युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, तो उसमें हुआ था। इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय अभी तक बंगाल का प्रशासन उनको मिला नहीं था प्लासी के युद्ध में। ये 1664 में बक्सर के युद्ध के बाद प्राप्त हुआ था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। जब सिराजुद्दौला को मार दिया गया तो मीर कासिम बंगाल का जो है शासक बना। बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें हम थोड़ा गलत कर दिए। क्वेश्चन नंबर क्या है कि कंपनी ने बंगाल के प्रशासन को संभाला, ठीक है ना, और नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि मीर कासिम बंगाल का शासक नहीं था, मीर जाफर बना था। मीर जाफर वहाँ का शासक बना था। दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सिराजुद्दौला जब मरा तो मीर जाफर को जो है वहाँ का शासक बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही होगा था। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। ऑप्शन बी, कौन असत्य पूछ रहा है तो असत्य में ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1664 में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी तो उस समय जो मतलब उस समय जो बंगाल का नवाब था मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें बताना है बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई थी। नहीं, देखिए बक्सर की लड़ाई जो है एक तरफ से 3 लोग थे, मीर कासिम था और शाह आलम द्वितीय था और अवध का नवाब था। तो इस तरह से 3 और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को
बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दिए गए थे? नहीं, फौजदारी अधिकार उनको नहीं दिए गए थे, वो नवाब के पास ही थे। हाँ, दीवानी अधिकार उनको मिल गए थे। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो न तो एक कथन सत्य है, न ही दो ही कथन है। ऑप्शन 19 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें हैं, बताना है। सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है। जो भी सहायक संधि करता था वो स्वतंत्र सेना नहीं रखता था, वो अंग्रेजों की एक टुकड़ी को रखता था। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उस के रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। सहायक संधि के संदर्भ में तीनों कथन जो है सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हैदर अली की मृत्यु। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? तो हैदर अली की मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 1700 हैदर अली की मृत्यु हुआ था 1782 ईस्वी में, जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर की वजह से उसका मृत्यु हो गया था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाया था? तो टीपू सुल्तान 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, फ्रांसीसियों की मदद से उसने सेना का आधुनिकीकरण किया। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो इसका सही है। पूछ रहा है सत्य कथन कौन है, तो सत्य कथन जो होगा डी होगा, ऑप्शन डी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। 1799 ईस्वी में जब टीपू का हार गया था तो उसका परिणाम क्या निकला था? उसने श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू को मारा गया था। सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में 1, 2 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि स्वरोजता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? स्वरोजता की जो नीति है किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो यह नीति जो आरंभ की गई थी, यह नीति लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा आरंभ की गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा आरंभ की गई थी। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो रानी चेन्नम्मा के संबंध में बताना है कौन सा कथन जो है सही है। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कौन सा कथन सही है। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से था। सही है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली शासिका थी नहीं। जब अंग्रेजों ने जो है स्वरोजता की नीति के तहत जब कर्नाटक में जो हमला कर्नाटक के में स्थित कितूर की रानी थी, रानी चेन्नम्मा जो है कितूर की रानी थी। तो जब कितूर में अंग्रेजों ने स्वरोजता की नीति के तहत हमला किया तो रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो अहिंसक आंदोलन नहीं था, हिंसक ही आंदोलन था। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है 1824 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी मृत्यु 1829 ईस्वी में जेल में ही हो गई थी। तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 3 सत्य है। 1 और 3 किसमें? ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो कंपनी ने सिंध पर जो कब्जा किया था 1843 ईस्वी में किया था। 1843 में कंपनी ने सिंध पर कब्जा कर लिया था। उस समय मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर के अधीन पूरी नागरिक और सैन्य शक्ति के साथ एक सेना जो है सिंध भेजी गई थी और उसे अधिकृत किया गया था। उस समय कार्यकाल किसका था? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा जो है
इसका अधिग्रहण किया गया था। सिंध का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया था? तो सिंध का अधिग्रहण लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हड़प नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सतारा को हड़प नीति के तहत कब ब्रिटिश रियासत में शामिल किया गया था? तो 1848 में जो है सतारा को शामिल किया गया था। संबलपुर को 1850 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में शामिल किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अवध के अधिग्रहण। अवध के अधिग्रहण के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी नहीं। जनता जो अवध की जनता थी वो नवाब से साथ थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। नहीं, तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि उस समय जो अवध की जनता है अवध के नवाब के साथ थी। एक और दो स्टेटमेंट सही होगा। पूछ रहा है कौन सत्य कथन है, एक और दो। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू की गई न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। जो वारेन हेस्टिंग्स था उसने न्याय व्यवस्था को लागू किया था, उसकी विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता है कि उसने हर जिले में 2 अदालत बनाने का प्रस्ताव रखा था, और एक था फौजी अदालत, दूसरा दीवानी अदालत। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जो कि भारतीय पद्धति पर, यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य नहीं किया था, भारतीय पद्धति पर काम होता था। वह यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे लेकिन भारतीय पद्धति पर काम होता था। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तीसरा स्टेटमेंट सही है। 2 स्टेटमेंट गलत है। पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन? कौन सा कथन सत्य कथन का चयन करना है? तो 1 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? वारेन हेस्टिंग्स पर किसने जो है इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो ये महाभियोग चलाया गया था एडमंड बर्क के द्वारा। एडमंड बर्क के द्वारा महाभियोग चलाया गया था। महाभियोग क्यों चलाया गया था? जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 ईस्वी में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उन पर जो है बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने के लिए आरोप में जो है महाभियोग चलाया था। 7 साल का उनको सजा भी दिया गया था वारेन हेस्टिंग को। ऐसे ही इसी संसद द्वारा कंपनी पर और पकड़ बनाने के लिए किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक अधिकार क्यों दिया है? क्योंकि ब्रिटेन की सारी व्यापारिक कंपनियों को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में लाभ पहुंचाने के लिए। नहीं, वो लाभ नहीं पहुंचाना चाहते थे। देखिए, ब्रिटेन को ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए एक अधिकार दिया गया ताकि अन्य जो इंग्लैंड की कंपनियां हैं वो जाकर जो है प्रतिस्पर्धा आपस में न करें, इसलिए उनको जो है एकाधिकार दिया गया था। हाँ, वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमतों पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। दूसरा स्टेटमेंट सही है। सत्य कथन का चयन करना है तो दूसरा कथन जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 16वीं और 17वीं शताब्दी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियों द्वारा भारत से आयात की जाने वस्तुएं थीं। 16वीं और 17वीं वस्तु में यूरोपीय कंपनियों से जो वस्तुएं आयात की जाती थी उसमें क्या थे? भारत से कौन कौन सी वस्तुएं यूरोपीय कंपनी आयात करती थी? सूती कपड़ा आयात करती थी। उसके बाद क्या आयात करती थी? काली मिर्च और रेशम का आयात करती थी। उद्योगों के लिए कोयला का आयात नहीं करती थी क्योंकि इंग्लैंड के पास कोयला था। इसीलिए ऑप्शन 1, 3 और 4 सही होगा। ऑप्शन इसका बी होगा। ऑप्शन बी। क्या क्या आयात करते थे? तो काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इस सब का जबरदस्त मांग यूरोप में था
क्योंकि यूरोप ठंडा देश की वजह से वहाँ पर मांसों के संरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए इन मसालों की अधिक मात्रा में आवश्यकता थी, इसलिए इनकी डिमांड ज़्यादा थी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, फैक्ट्री फैक्टर किसे कहा जाता था? फैक्टर किसे कहा जाता था? फैक्टर जो है व्यापारियों को कहा जाता था। फैक्टर किसको कहा जाता था? व्यापारियों को कहा जाता था। फैक्टर के बारे में कुछ जानते हैं। और पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली के किनारे, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इसी फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था, और यहीं पर उसके दफ्तर से जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। फैक्टर किसे कहा जाता था? व्यापारियों को कहा जाता था। उस समय जब 1651 में इंग्लिश में जब कंपनी थी, उसमें जो व्यापारी थे उन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कौन सा कथन जो है सत्य कथन का चयन करना है। उसे कंपनी ने अपने ही कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार कम करने के लिए भेजा गया था। पूछ रहा है कौन सा कथन जो है सत्य है। नहीं, रॉबर्ट क्लाइव को अपने ही कार्यकाल के दौरान नहीं भेजा गया था, पहला स्टेटमेंट गलत है। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, दूसरा स्टेटमेंट सही है। रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उसने सुरक्षा की नीति के तहत नवाब को हराकर बंगाल के राजस्व पर कब्जा किया था, तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। केवल एक दो स्टेट पूछ रहा सत्य कथन कौन है, तो केवल दो सत्य है, ऑप्शन ए होगा। क्यों? रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 ईस्वी में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। 1767 ईस्वी में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत जो है 401,102 पाउंड के बराबर हो गया था। गवर्नर के अपने दूसरे कार्य में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। दूसरे कार्यकाल में उसको काम सौंपा गया था। इसकी बात करें तो ये पहले कार्यकाल में नहीं था, दूसरे कार्यकाल में उसको भ्रष्टाचार कम करने के लिए भेजा गया था। लेकिन 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 को मैचिंग करना है कि पहला क्वेश्चन है बंगाल निर्यात की जाने वाली वस्तु। बंगाल से कौन सी वस्तु निर्यात की जाती थी? तो बंगाल से जो वस्तु निर्यात की जाती थी वह पटसन की जो है निर्यात की जाती थी। असम से क्या निर्यात किया जाता था? असम से चाय निर्यात किया जाता था। पंजाब से क्या निर्यात किया जाता था? पंजाब से जो निर्यात किया जाता था वो कपास निर्यात के। मद्रास से चावल निर्यात किया जाता था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? BCD ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दे रहा है? क्वेश्चन 36 बोल रहा है कि अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने के क्या कारण था? अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्यों लाया था? उसके पीछे क्या कारण था? तो इसके बारे में जानते हैं। खेती में सुधार लाने, देखिए अंग्रेज चाहते थे कि हम खेती में सुधार करें, राजस्व भी बढ़े, इसलिए उन्होंने खेती में सुधार हेतु लाया था। यह स्टेटमेंट सही है। अपने आय के बारे में आश्वस्त होने के लिए, हाँ वो चाहते थे कि हमारा आय ज़्यादा से ज़्यादा अधिक हो, इसमें आश्वस्त हो, उसके लिए भी लाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए, जो प्रशासन में जटिलता थी, जो कठिनाई थी, उससे बच सके, इसके लिए भी लाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। 1 और 2 तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 36 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की थी? फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की थी? तो दास प्रथा की समाप्ति जो हुई थी वह हुई थी 1792 ईस्वी में।
फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा की समाप्ति 1792 ईस्वी में की थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी बगान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया गया था। इन बगानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 ईस्वी में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बगान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 ईस्वी में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। नील की खेती कहाँ की जाती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि नील की खेती कहाँ की जाती थी? तो कैरिबियाई द्वीपों पर की जाती थी। भारत में भी नील की खेती की जाती थी। उसके बाद ब्राजील में भी की जाती थी, स्पेन में भी नील की खेती की जाती थी, उत्तरी अमेरिका में भी की जाती थी। पांचों के पांचों जो है सही है। ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। जिस समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जब बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल था। ऑप्शन उसी के कार्यकाल में तो लागू किया गया था 1792 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। असत्य कथन का चयन करना है। कौन असत्य कथन है? अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में बताना है, असत्य कथन चयन करना है। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला मगर बाद में उन्हें जमींदारों की उपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त फिक्स कर दिया गया था कि आपको इतना देना है। जो जमींदार थे उस ज़्यादा वसूल करते थे और उन्हें अंग्रेजों को कम देते थे। इसकी वजह से क्या होता था, जमींदारों को तो लाभ अधिक होने लगा, अंग्रेजों को कम होने लगा। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा हो गया अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। दूसरा स्टेटमेंट भी हो गया। इसी जो है अस्थायी बंदोबस्त में सूर्यास्त की नीति भी लागू की गई थी। आपको अगर निर्धारित समय में जो है सूर्यास्त से पहले अगर आप अपनी राजस्व को चुका नहीं पाते हैं तो आपकी जमीन को छीन ला जाती थी, आपकी जमींदारी छीन ली जाती थी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तीसरा स्टेटमेंट भी जो है सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो गलत कोई नहीं है, इसमें से कोई भी जो है गलत नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जब महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया था, व्यवस्था कब लागू किया गया था? तो 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। हाँ, महलवाड़ी व्यवस्था लागू कौन किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है लागू किया गया था 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे लागू किया गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है, सत्य कथन का चयन करना है। महलवाड़ी व्यवस्था जो है अलेक्जेंडर रीड ने पहली बार लागू किया था? नहीं। महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो हॉल्ट मैकेंजी को दिया जाता है। पहला स्टेटमेंट का गलत है क्योंकि ये हॉल्ट मैकेंजी होगा। हॉल्ट मैकेंजी होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसका चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल का होता था।
बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए, यहाँ पर भू राजस्व निश्चित नहीं था, समय समय पर जो है भू राजस्व को निर्धारित किया जाता था। इसलिए यहाँ पर कहना कि भू राजस्व रकम जो है निश्चित था, ये स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सत्य कथन कौन है, तो केवल दो कथन सत्य है, ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है सही है। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। पहला स्टेटमेंट गलत है। नहीं नहीं, पहला स्टेटमेंट सही है, सॉरी, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट सही है। एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो बंगाल में नील विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1859 ईस्वी में। बंगाल में जो है नील विद्रोह कब हुआ था, तो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, तो देखिए बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल में हुआ था क्या बोलते हैं, नदिया जिला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है खोंड जनजाति। खोंड जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है। खोंड जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो खोंड जनजाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है, उड़ीसा के राज्य में पाई जाती थी। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह जो है पशुओं का शिकार करके और उनके उत्पादों को इकट्ठा करके जो है काम चलाते थे। उसमें से एक समुदाय खोंड जनजाति भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 वेवड़। वेवड़ जो कि एक प्रकार की घुमंतू खेती है, मतलब क्या बोलते हैं स्थानांतरित कृषि है, या किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वेवड़ क्या है, वेवड़ शब्द जो है एक स्थानांतरित कृषि के लिए जो है या झूम कृषि के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। यह इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है, तो इस क्षेत्र का मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मिलान करना है, बताना है कौन सा कथन जो है सही है। पहला सहारिया जनजाति। सहारिया जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सहारिया जनजाति जो है यह पश्चिम भारत से संबंधित है। और उसके बाद रियांग जनजाति। रियांग जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित है रियांग जनजाति। बैगा किस क्षेत्र से संबंधित जनजाति है, तो बैगा जो संबंधित है मध्य भारत से संबंधित है। मध्य भारत में बैगा जनजाति रहती है। उरांव जनजाति कहाँ जाती है, पूर्वोत्तर भारत में, जैसे कि बिहार पश्चिम बंगाल में जो है उरांव जनजाति पाई जाती है। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन वही होगा जिसमें BDCA हो, BDCA हो। BDCA किसमें है, तो BDCA किसमें है, तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध थे, क्योंकि अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध क्यों थे, तो अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध क्यों थे। पहला है ऐसे झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था। देखिए झूम खेती के विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि झूम खेती करते थे तो आज यहाँ पर है, काल कहीं और पर चले जाते थे। इसकी वजह से जो अंग्रेज है कर नहीं वसूल पाते थे, उनको मुश्किल होता था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अस्थायी रूप से बसने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था, बिल्कुल सही है। जो झूम खेती करते हैं आप उनको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जो अस्थायी रूप से किसान बने हुए उनसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। झूम खेती के कारण पर्यावरण को नुकसान होता था, ये स्टेटमेंट ये कारण यह सही नहीं है। दूसरा कौन सही है, सत्य कथन कौन है, एक और दो, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे। मुंडाओं ने विद्रोह क्यों किया था,
मुंडाओं ने विद्रोह इसलिए किया था कि उन्होंने दिकुओं और महाजनों का अत्याचार बढ़ गया था। ठीक है, दिकुओं और जो महाजन थे मुंडा जनजाति पर उनका अत्याचार बढ़ गया था, इसलिए विद्रोह किया, पहला कारण। दूसरा कारण था कि उनकी पारंपरिक व्यक्तिगत आधारित कृषि व्यवस्था का अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया। दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनके द्वारा जो है खेती की जाती थी, उनका विरोध नहीं किया गया। जो सामूहिक खेती करते थे उनका विरोध किया गया था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सामूहिक कृषि जो होती थी उनकी विरोध की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा, ईसाई मिशनरियों का बढ़ता धर्मनिरपेक्ष संशोधन। तीसरा कारण यह था कि जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई धर्म में बदलने की जो धर्म का हस्तक्षेप था वो बढ़ते जा रहा था, जिस वजह से विद्रोह हुआ। तीसरा स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा है सत्य कथन कौन है? 1 और 3, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था? हमें बताना है इनमें से कौन जो है आदिवासी समूह है जो पशुपालक नहीं थे। तो आदिवासी कौन नहीं थे? ये बैगा जाति, जो बैगा आदिवासी समूह है, पशुपालक नहीं थे। बैगा जो है आंध्र प्रदेश के लावड़िया तथा पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय को लोग गडरिया तथा कश्मीर के बकरवाल को बकरिया कहते थे। बैगा जनजाति समूह मध्य भारत में रहते थे और ये शिकारी और संग्रह करते थे, शिकार करते थे। बैगा जनजाति पशुपालन नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। औपनिवेशिक शासन से आदिवासी के जीवन पर क्या क्या असर पड़े उनको देखते हैं। पहला है कि आदिवासी मुखियों से उनका मालिकाना हक और शक्तियां छीन ली गई, शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों के मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन में जो आदिवासी थे उनसे जो मालिकाना हक को पूछ रहा है सत्य कथन कौन है, तो सत्य कथन कौन है? तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि उस समय तक औपनिवेशिक जो शासन के समय जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। आदिवासी मुखिया जो है अपने पास कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक मिला था, परंतु उनकी शासकीय शक्ति छीन गई थी। ठीक है, जो आदिवासी थे उनका मालिकाना हक तो था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई थी। ठीक है, हाँ, उनको मनमाने रूप से बाधित किया गया था, ये भी सही। पहला स्टेट देखिए, ये मालिकाना हक छीन लिया था, ये कथन कहना गलत है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा, कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। पहला गलत क्यों है? क्योंकि मालिकाना हक था उनके पास, ऐसा नहीं है कि मालिकाना हक छीन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। कौन सा आदिवासी विद्रोह कब हुआ था उसकी मिलान करते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी में हुआ था। वर्ली विद्रोह कब हुआ था? तो वर्ली विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1940 ईस्वी में। वर्ली विद्रोह हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में 1940 ईस्वी में हुआ था। बस्तर का विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था, मध्य भारत में। इसमें बोला है कौन सा सही है, तो एक ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने और समूह में रहने और मदिरापान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दी। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता और दया पर जोर देते थे। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी के क्या कारण थे? जो सिपाही थे अंग्रेज के प्रति नाराज क्यों थे, इसके क्या कारण थे? तो वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। पहला स्टेटमेंट सही है।
जो सिपाही थे अंग्रेजों से इसलिए परेशान थे कि उन्हें समय पर भत्ता नहीं मिलता था, उनका वेतन कम होता था, सेवा शर्त जो है बहुत कठिन था, इसलिए वो परेशान थे, जिसकी वजह से नाराजगी हुई। दूसरा स्टेटमेंट है कि वे युद्ध के लिए समुद्री पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु उन्हें 1855 के कानून द्वारा सेना में इससे बाध्यकारी बना दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट यह भी कारण है, जो भारतीय सिपाही थे वो नहीं चाहते थे कि समुद्र के पार जाएं, क्योंकि उन्हें वो काले दिन की याद आते थे, वो काला उसको समझते थे कि काला दिन है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, किसानों से भारी भरकम कर वसूली नहीं, किसानों से अंग्रेज भारी भरकम जो है कर वसूलते थे, उससे उनको दिक्कत अभी तक नहीं हुआ था। इसलिए कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन 1 और 2 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखा है? माझा प्रवास नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे के लिखा था गया। महाराष्ट्र के रहने वाले ब्राह्मण हैं विष्णु भट्ट गोडसे, जिन्होंने एक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कौन सा कथन बताना है कि सत्य कथन का चयन करना है। 56 में जो है सत्य कथन का चयन करना है। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में 10 मई 1857 का यह विद्रोह मेरठ में मंगल पांडे के फांसी के विरोध में प्रारंभ हुआ था। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह आंदोलन जो है 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही विद्रोह मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था, उसके विरोध में हुआ था। 8 अप्रैल को हुआ था। पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। 8 अप्रैल को यह विद्रोह शुरू हुआ था बैरकपुर में, मेरठ में नहीं। पहला स्टेटमेंट गलत है। चर्बी वाला कारतूस विद्रोह का तत्कालिक कारण था। दूसरा स्टेटमेंट सही है। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का स्वागत किया? बिल्कुल नहीं, विद्रोहियों का वो स्वागत किया ही नहीं, क्योंकि विद्रोही उसे खुद जो है अपना प्रतिनिधित्व घोषित किए थे, स्वागत वो क्या नहीं किया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा कौन सही है, तो सही केवल 2 है। ठीक है, तो 56 का क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। यह भविष्यवाणी किसने की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा? अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा, यह भविष्यवाणी किसने किया था? तो ये भविष्यवाणी करने वाले थे अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह के द्वारा यह भविष्यवाणी किया गया था। क्यों ये भविष्यवाणी क्यों गया था? अहमदुल्ला भास ने बहुत सारे, उदाहरण के लिए फैजाबाद के थे, उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म होने वाला है। क्यों? देखिए, इसकी बात करें तो इसी आधार पर उन्हें समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली थी। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। नेक्स्ट है पाइका विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो हुआ था, पाइका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह उड़ीसा में 1857 की घटना है, से पहले जो है उसी एक घटना के सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी, पाइका विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, सॉरी 59 में क्या है कि किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला किया था। कंपनी ने मुगल शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? पहला, 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन और संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। सही है। 1850 में एक कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार होगा। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को जो है फांसी दी गई थी। इसलिए कि मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही थे और उन्होंने विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान कीजिए। पहला, नाना साहेब का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। विरजीत कद्र का कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़ में थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी ए सी डी होगा, जिसमें होगा वही आंसर होगा। बी ए सी डी किस में है? बी ए सी डी ऑप्शन डी में है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में बताना है कि सत्य कथन का चयन करना है। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। पहला स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट गलत है। उनकी मृत्यु 1861 में हुई थी। पत्नी के साथ उनको निर्वासित नहीं किया गया था। पहला स्टेटमेंट गलत है। 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की थी। तत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे। पूछ रहा सत्य कथन कौन है? 2 और 3, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति में निम्नलिखित बदलाव किए। उसमें से कौन कौन से बदलाव किए हैं उसके बारे में बताना है। कौन सा कथन जो है सही है? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए और एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। सही है। डलहौजी के व्यवकत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि प्राच्यवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राच्यवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी व्यक्ति थे। जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी व्यक्ति थे। ये गलत है, ये प्राच्यवादी व्यक्ति नहीं थे। वे भारतीय ज्ञान विज्ञान के पुरुषान के पक्षधर थे। दूसरा स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2 सही है। बहुत सारे अधिकारियों ने दलील की अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान का बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करें और संस्कृत और फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के संस्थानों की स्थापना की जाए। जो जेम्स मिल है उन्होंने प्राच्यवादियों पर हमला किया था, इसलिए वे प्राच्यवादी व्यक्ति नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उपरोक्त कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले ने कथन दिया था। कथन क्यों दिया था? 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था,
जेम्स वेलिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। जो लॉर्ड मैकाले थे वो भारत को असभ्य देश मानते थे, जिस सभ्यता का पाठ पढ़ाना जिसे जो है सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी समझते थे। और मैकाले के मुताबिक ही उन्होंने कहा था, पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी। मैकाले ने ही कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय के केवल एक खाना ही भारत के अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला था? ईसाई मिशनरियों ने पहला मिशन कहाँ खोला था? तो ये पहला मिशन जो खोला गया था वो सेरारामपुर में खोला गया था। 19वीं शताब्दी में सक्रिय ईसाई प्रचारकों के व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए गए तर्कों को घोर विरोध किया गया था। ईसाई मिशन ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला था? सेरारामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थीं। बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थीं। पहला स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट जो है सही है। सत्य कथन का चयन करना है। पहला सही है। दूसरा है, इन स्थानीय विद्यालयों में बहुत कम फीस निर्धारित की गई थी। नहीं, बहुत कम भी नहीं था, उस समय के अनुसार वो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उस समय 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होते थे। इसीलिए कहना कि ये बहुत कम फीस निर्धारित का गलत हो जाए। इसलिए केवल एक सही है। पूछ रहा कौन सही है, तो केवल एक ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी, शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था, बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर की यह संस्था थी जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, इसलिए वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते हैं तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में किया गया था। वे कानून के माहिर होने के साथ साथ भाषाविद भी थे। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। वह एक प्राच्यवादी विद्वान थे। जोन्स ने विभिन्न अंग्रेजी अधिकारियों के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाई रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? जब बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जा रही थी तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन बी। 1791 ईस्वी में जब बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई तो उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में है कि मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में जो है 1835 ईस्वी का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था, जिसे मैकाले के मिनट्स के नाम से भी जाना जाता है। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था? 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 1854 का वुड डिस्पैच 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। वुड डिस्पैच के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। पहला स्टेटमेंट सही है।
वुड नीति में यह कहा गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र में उत्थान होगा। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। वुड की नीति के पत्र के आधार पर 1854 ईस्वी में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था। तीनों स्टेटमेंट सही है। इसलिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ नहीं थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। दूसरा भी सही है, उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। गांधी जी का मानना कि आप पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, यही शिक्षा नहीं है, सामाजिक सोच होनी चाहिए। इसलिए 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है कि टैगोर के संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। पहला स्टेटमेंट जो है सही है, खुश नहीं से। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। दूसरा भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और पारंपरिक भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिश्रण चाहते थे। तीनों स्टेटमेंट सही है। 1 2 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सती शब्द का क्या अर्थ होता है? सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। सदाचारी महिला ऑप्शन सी होता है। सती शब्द सदाचारी महिला को कहा जाता है। नेक्स्ट है विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधवा विवाह के संबंध में बताना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। पहला स्टेटमेंट जो होगा सही होगा, सत्य कथन नहीं चुनना है। दूसरा है 1856 में कानून द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंध कर दिया गया था। 1856 में नहीं किया गया था, 1829 ईस्वी में हुआ था। 1856 से विधवा के पक्ष में कानून पारित किया गया था। सत्य कथन का चयन करना है। 1856 के कानून के द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रतिबंधित कर दिया गया था, नहीं 1856 के कानून के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिल भाषी इलाकों में वीर सैलिंगम पुंतोलू ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया था। गलत। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन दिया था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल सत्य कथन कौन है? केवल एक, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहता है? 78 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोला था? तो वो खोलने वाले थे रुकैया सखावत हुसैन। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी थी? ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी थी? तो एक किताब जो लिखा गया था रामाबाई के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन करना है। बाल विवाह 1929 में पारित किया गया था। पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा 80 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा 1929 में पारित किया गया था बाल विवाह निषेध अधिनियम। पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा है इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी।
नहीं, लड़का का जो वर्ष निर्धारित किया गया था 16 वर्ष, और लड़की के लिए जो होगा, लड़की के लिए 14 वर्ष। इसीलिए केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था? अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था? 1927 ईस्वी में। अम्बेडकर एक महापरिवार से आते थे। उन्होंने बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी से जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता थे। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठाना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन जो है सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन कौन सा है? पहला है कि उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, सही है। दूसरा, राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे, दूसरा भी सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह पक्ष में कानून बनाने की मांग की थी, वही गलत है। सती प्रथा के विरुद्ध में उन्होंने काम किया था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? देखिए, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने यह काम किया था, समाज में सुधार करने का काम किया था। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है पारित किया था। विधवा विवाह कानून जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया था। उस समय शासनकाल लॉर्ड कैनिंग का था। 1856 में जो है इसका पारित किया गया था, विधवा विवाह कानून अधिनियम पारित किया गया था 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 में है, मिलान करना है। सुधारक है और उसका क्षेत्र है। कौन सा सुधारक किस क्षेत्र में काम किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कोलकाता में समाज सुधार का काम किया था। ज्योतिबा बाई फुले ने महाराष्ट्र में जो है सुधार का काम किया था। और आर्य समाज ने कहाँ पर सुधार का काम किया था? तो आर्य समाज ने पंजाब में सुधार का काम किया था, और भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में सुधार का काम किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ए सी डी किस में है? तो ऑप्शन डी में है, बी ए सी डी, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कौन सा कथन सत्य कथन है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब प्रकाशित की। पहला स्टेटमेंट जो है सही है कि तारा शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना की एक किताब प्रकाशित की। पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? कि उन्होंने जो है रमाबाई पंडित ने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। सभी जातियों की हिंदू महिलाओं पर रामाबाई ने किताब नहीं लिखी थी। वो उच्च जाति से जो महिला आती थी उनकी दुर्दशा के बारे में रामाबाई ने लिखा है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही होगा। सत्य कथन है केवल एक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? समाज सुधार, ये 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। और इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह प्रतिबंधित किया गया था। सॉरी, इसमें जो है 18 वर्ष लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था, और लड़की के लिए 16 वर्ष, 14 वर्ष नहीं, ध्यान रखना। लड़की के लिए 14 वर्ष नहीं, 16 वर्ष। ऊपर वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमको ऊपर में गलत बता दिए हैं। उस क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 80 में एक बार सुधार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला था कि 1929 में पारित हुआ था, यह सही है, लेकिन ये 18 साल लड़के के लिए सही है, लेकिन यहाँ पर 14 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर 16 वर्ष होगा।
इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, ये 1929 हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है कि जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, जाति उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो किया गया था, इसका गठन 1840 ईस्वी में किया गया था। इसका गठन 1840 ईस्वी में किया गया था जाति उन्मूलन के लिए। गुप्त बैठकों में सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों को जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों में निजात पा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की थी। सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी घासीदास के द्वारा किया गया था। मध्य भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मध्य भारत में ये शुरुआत हुआ था, न कि पश्चिम भारत में, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। दूसरा स्टेटमेंट सही है। सत्य कथन है केवल 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु या किसका कथन है, ये किसका कथन है, तो ये ज्योतिबा फुले का कथन, श्री नारायण गुरु का है। देखिए केरल के एझवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने वाले का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन ओरु जाति ओरु मतम ओरुम देवम मनुष्यमाति, उनका ही कथन है। नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। किस वर्ष किया गया था, 1873 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो की गई थी 1867 ईस्वी में किया गया था। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज की जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया था। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में बम्बई में इसका स्थापना हुआ था जातीय प्रथा को समाप्त करने के लिए। ठीक है, इसका प्रार्थना समाज में महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था। बाल विवाह पर लगी पाबंदी, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 में कहा गया कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांगे थी। कौन कौन सी मांगे थी, उनकी मांगे थी, पहला न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के कार्य अलग अलग किए जाएं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य अलग अलग किए जाएं। पहला स्टेटमेंट सही है। आर्म एक्ट को निरस्त कर दिया जाए और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। भारतीयों को स्वशासन दिया जाए, ये अभी तक तय नहीं हुआ था। 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्सलवाद के खिलाफ जो है चल रहे आंदोलन को एक हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे सलीउल्लाह खान इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 में है कि नटाल कांग्रेस से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इसकी स्थापना नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है।
एक और दो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपमान और याचना। अपमान और याचना दिवस किस दिन मनाया जाता है? अपमान और याचना दिवस 1906 में मनाया जाता। अपमान और याचना दिवस कब मनाया जाता? 6 अप्रैल 1919 को अपमान दिवस मनाया जाता। 6 देखिए 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया था। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। उसी के विरोध में जो है कानून अपमान और याचना दिवस 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने गांधी महाराज की जय हो के नारे लगाए थे? किसने नारे लगाए थे? तो ये नारा लगाने वाले थे असम के चाय बागान के जो मजदूर थे, उन्होंने ये नारा लगाया था जब तनख्वाह की बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने गांधी महाराज की जय की नारा लगाया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्म एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में आर्म एक्ट जो पारित हुआ था 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। आर्म एक्ट, ठीक है, अंग्रेज के द्वारा पारित किया गया था। 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। उस समय वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड लिटन लॉर्ड लिटन जो है वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि हिल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1883 ईस्वी में सरकार ने हिल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। 1883 ईस्वी में जो है हिल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। पहला स्टेटमेंट सही है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था? नहीं, इस बिल का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारतीय जज हैं वो भी ब्रिटिश के जो केस है उसको देख सकें, इसके लिए था। इसलिए केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला है 1885 ईस्वी में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी, सही है। एक और दो तीन तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? गर्मपंथियों ने जो है स्वराज की मांग सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे का तर्क क्या दिया था? अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे का तर्क दिया था प्रशासनिक सुविधा के लिए। प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का जो विभाजन किया था, उनका तर्क यह था। लेकिन वास्तविक उद्देश्य यह था कि जो बंगाल में पनप रहे आंदोलनकारी विचारधारा है उनको खत्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्वेश्चन में कहा गया है कि 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले थे? वो थे समाजवाद का विचारधारा। समाजवाद की विचारधारा जो 1917 में जब रूसी क्रांति हुआ था, वहीं से पूरे विश्व में फैला था समाजवाद की विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1919। 104 है। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के क्या क्या कारण थे? पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिससे स्वतंत्र जनता त्रस्त हो गई। दूसरा कारण यह था कि रूसी क्रांति ने समाजवाद की विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों में नई विचारधारा की पनप हुई। तीसरा, गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों ने लोगों को प्रोत्साहित किया। तीनों के तीनों कथन ही सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा इसका।
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। रॉलेट एक्ट के संबंध में रॉलेट एक्ट के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन की बात करते हैं तो यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। इसी को तो कहा जाता था कि इस कानून को अंधा कानून कहा जाता था। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, एक और दो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। 106 में पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा सत्य कथन है। तो पहला है खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुए फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। दूसरा भी सही है। तीसरा इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया और उपलब्धियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। सही है। एक दो तीन तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। 107 में है कि पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है था। पंजाब में जो सिख में अकाली आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जम बैठे भ्रष्ट भंतों को हटाना उनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्राप्ति से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था पूर्ण स्वराज के। देखिए पूर्ण स्वराज जो पारित किया था उस समय सुभाष चंद्र बोस ने इस प्रस्ताव को नहीं रखा था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा। क्योंकि 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता ग्रहण की थी। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1930 को नहीं, 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूछ रहा है सत्य कथन कौन है। ना एक सही है नहीं दो। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भगत सिंह के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगत सिंह के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है गलत है। क्यों गलत है कि भगत सिंह ने जो है 1924 में जो है स्थापना नहीं किया था, बल्कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने इसका स्थापना किया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, ये भी सही है। केवल 2 और 3 सत्य है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। 110 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है सत्य कथन का चयन करना। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, सही है। दूसरा 1937 में प्रांतीय विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो ये 1940 में मांग की थी। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान की जिक्र नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करने बताना है सत्य कथन का चयन करना है। पहला है वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। पहला स्टेटमेंट सही है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने रूसी क्रांति के बाद सामाजिक विचारधारा वाले नेता बन गए थे। दूसरा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का
नेतृत्व किया था, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। 113 में है कि भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था? तो यह 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन नंबर 114 में है कि निम्नलिखित संगठनों एवं उनके उद्देश्यों के संबंध में विचार कीजिए और उपरोक्त में से सही कथन का चयन करना है। सही कथन कौन कौन सा है? तो ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध करता था, सही है। प्रार्थना समाज जातीय बंधनों एवं बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया था, यह भी सही है। तीसरा, वेद समाज रूढ़िवादी अनुष्ठानों की आलोचना तथा विधवा विवाह का समर्थन किया था, तीसरा भी सही है। अलीगढ़ आंदोलन केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, नहीं। धार्मिक, देखिए, अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक एवं पश्चिम शिक्षा के प्रसार से संबंधित था, केवल धार्मिक शिक्षा नहीं था, इसलिए चौथा गलत होगा। सही कौन होगा? 1, 2, 3, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सिंह सभा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन का चयन करना है। पहला, सिख सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 ईस्वी अमृतसर में हुई थी, सही है। लाहौर सिंह सभा की स्थापना 1879 में हुई थी, दूसरा स्टेटमेंट में सही है। तीसरा है, इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म को जातीय भेदभाव एवं अंधविश्वासों से मुक्त कराना था, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा, हिंद सिंह सभा आंदोलन केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के पक्ष में और आधुनिक शिक्षा का विरोध करता है, नहीं। यह सिर्फ धार्मिक अंधविश्वास, आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को पढ़ाए जाने के पक्ष में था, इसमें आधुनिक शिक्षा भी शामिल था। चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सत्य कथन कौन है? 1, 2, 3, तीनों स्टेटमेंट जो होगा सही होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। बस, धन्यवाद।